नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक आधार एग्ज़ाम के नए एपिसोड में। दोस्तों ये हमारा एपिसोड नंबर हो जाएगा 4। आपको पिछले वीडियो यानी कि तीसरे एपिसोड में मैंने बताया था 111 नंबर तक, और अभी हम शुरू करेंगे 112 नंबर, क्वेश्चन नंबर 112 से शुरू करेंगे। और चैप्टर है दोस्तों ये 2, रजिस्ट्रार दाखिला एजेंसी और नामांकन स्टाफ। तो यही है, इसमें टोटल क्वेश्चन से 90 के आसपास है, जिसमें से 20 पूछे जाते हैं। तो करीब 60 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, और कुछ जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें से 50 30 80 और 10-12 क्वेश्चन इसमें होंगे इस चैप्टर में, और फिर हम अगले चैप्टर नंबर 3 में एंट्री कर जाएंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सत्य। यस, करनी चाहिए, ये हमारा सत्य हो जाएगा इसका आंसर। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए और उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा इसका। 2 में है समझौता ज्ञापन का समझौता। इसका नंबर हो जाएगा दोस्तों ये आंसर, ये हो जाएगा 2 नंबर। तो चलिए हमारा फिर अगला क्वेश्चन है, डैश क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा 3 नंबर रजिस्ट्रार। कहने का मतलब ये हो जाएगा, रजिस्ट्रार जो हमारा है उत्तरदायी परीक्षा के लिए कौन होगा? रजिस्ट्रार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी परियोजना के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावे। कहने का मतलब कहाँ पे अपलोड करेंगे ये? तो 1 नंबर है CIDR जो हमारा है, ये इसका ऑफिशियल जो अपलोड करने का स्थान है, वहाँ के अलावा ये जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे उसे कहीं भी अपलोड और यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, यानी कि नामांकन एजेंसी कोड से ही आपका सारा रिकॉर्ड पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नामांकन कोड 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, नामांकन एजेंसियां, यानी कि एजेंसियों का ही सूचीबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, यानी कि पैनल के लिए अनुरोध। यहाँ पे दिया गया है पैनल के लिए अनुरोध। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन फिर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाताओं या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह से सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है आंसर दोस्तों, तत्काल निलंबन हो सकता है। क्या हो सकता है? तत्काल निलंबन। कहने का मतलब आपके तत्काल जो है इस कार्यों से आपको बाधित कर दिया जा सकता है। अगला है, प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों का निगरानी करेगा डैश के। तो इसका हो जाएगा आंसर दिए गए में सबके, किसका रजिस्ट्रार्ड हो गया दोस्तों।
रजिस्टर्ड हो गया, और दूसरा है एजेंसी और ऑपरेटरों की नामांकित करना, तीसरा है नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों, यानी कि दिए गए में से सबके। इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिए, डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। 2 नंबर में है, क्या है, अन्य सेवा प्रदाताओं। इसका आंसर हो जाएगा अन्य सेवा प्रदाताओं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिस्ट्रार प्राधिकरण डैश के परियोजना के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, लेखा परीक्षा। क्या हो जाएगा, लेखा परीक्षा, जो अभी आप देंगे। ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवा के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें डैश के लिए उपलब्ध व्यक्ति और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, निवासी। कहने इसका आंसर हो जाएगा निवासी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, दिए गए में से सभी। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसका। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, केंद्र मंत्रालयों और विभागों के अधीन एजेंसियां। दूसरा है केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और नेशनल सिक्योरिटीज यानी कि डिपॉजिटरी सहित विनियम संस्था। तो दोस्तों अभी जो आप जानते ही होंगे कि आधार सेंटर सीएससी के जरिए जो दिया जा रहा है डेमोग्राफी अपडेट के लिए, तो उसमें आप इनरोलमेंट अभी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अभी जो है अपडेट करने के लिए दिया गया है। उसमें भी कुछ चीज़ दिया गया है, पूरा चीज़ अभी नहीं शामिल हुआ है। तो इसके लिए, और अगर आपको इनरोलमेंट अगर विदाउट सीएससी सेंटर के अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक एक ऐसा जरिया है अभी जिसके ज़रिए आप विदाउट सीएससी के बैंक यानी कि आधार सेंटर ले सकते हैं, लेकिन बैंक के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब दिए गए में से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंधन की अनुमति नहीं देंगी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, तीसरे पक्ष, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरे पक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों केवल डैश द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों UIDAI द्वारा, जो है UIDAI द्वारा जो भी प्रमाणित है सॉफ्टवेयर है, उसी का ही यूज इसके लिए किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्टर्ड और नामांकन एजेंसी के साथ समन्वयित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए डैश हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। क्या उपलब्ध होनी चाहिए? इसका जीपीएस डिवाइस हर वक्त उपलब्ध होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश नामांकन केंद्र योजना की मजबूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यकता हो हस्तक्षेप कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2, प्राधिकरण मुख्यालय कार्यालय और प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र
कब और कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, नामांकन एजेंसी। तो यहाँ पे हो जाएगा नामांकन एजेंसी, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्हें सक्रिय ऑपरेटर आवश्यक मशीन और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, नामांकन एजेंसी की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे व्यवस्था करें, आधार जो है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर की। तो अगला क्वेश्चन है, UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर है नामांकन एजेंसी। तो यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा नाम एनरोलमेंट एजेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। नामांकन ग्राहक, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, प्रवर्तकर्ता, रजिस्ट्रार और परिचयकर्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, नामांकन ग्राहक। ये हो जाएगा इसका आंसर, नामांकन ग्राहक यानी कि एनरोलमेंट क्लाइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश से जोड़ा जाना चाहिए। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी कि इंटरनेट। इसका इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा इंटरनेट। चलिए दोस्तों, हम दूसरे चैप्टर को ख़त्म करके तीसरे चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। कहाँ से? ये पूरा तीसरा चैप्टर हम या देखिए यहीं से तीसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। तो क्या है तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? तो चलिए हम पहले आपको वो बता देते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है अनबोर्डिंग, नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी। तो ये है हमारा चैप्टर और ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ? 126 नंबर से शुरू हो गया है और हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। ये हम अभी आपको बता चुके हैं कि इसका क्या होगा, इसका इंटरनेट आंसर होगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2। 2 नंबर में क्या है? स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित डैश फाइल है। इसका आंसर हो जाएगा 4, XML.XML। ये एक्सटेंशन है दोस्तों। जब आप कंप्यूटर की पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे PDF, वर्ड, डॉक्स, ये सभी फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे डॉक्स, देखिए यहाँ पे डॉक्स लिखा हुआ है, XLS है, ये सारे क्या है हमारा एक्सटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों .XML। ये आपको ख्याल रखना है कि यही अपलोड होता है इसी फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट है जैसे MP3 MP4 होता है ना, उसी प्रकार। अब अगला क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक डैश उपयोगकर्ता है। वह एक और 2, इसका दोनों हो जाएगा यानी कि अनबोर्डिंग और नामांकित। ये दोनों आंसर हो जाएगा, अनबोर्डिंग और नामांकित, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर और फिर हो जाएगा 2 नंबर। तो इसका दोनों हो गया आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों। तो चलिए 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ये 1 और 2, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम फिर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशहोल्ड से ऊपर है तो डैश उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। इसका हो जाएगा 1 नंबर में है संकेतक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, संकेतक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर संकेतक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध डैश सर्वर को भेज दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, प्राधिकरण की। यहाँ पे देख लीजिए, प्राधिकरण की जो है भेज दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बॉन्डिंग यानी कि बॉन्डरिंग पृथक्करण
यानी कि ऑपरेटर सुपरवाइजर के पृथक्करण के दौरान डैश की आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? बायोमेट्रिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह बायोमेट्रिक की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है ऑपरेटर सुपरवाइजर की। अगला है CRDR, यानी कि CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ाने की अनुमति होगी। आगे बढ़ाने की अनुमति होगी किस चीज़ की? 2 नंबर ऑनबोर्डिंग। कहने का मतलब जब आप सारा चीज़ कर देंगे तो ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया जो है वो जब तक आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का फिंगरप्रिंट जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया डैश के साथ समन्वयक होते हैं, यानी समन्वय करते हैं। तो किसके साथ? 3 नंबर हो जाएगा हमारा, रजिस्टर्ड तथा नामांकन एजेंसी, इन दोनों के साथ जो हमारा समन्वय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान डैश द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक्स से सत्यापित किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2, ऑपरेटर पर्यवेक्षक। ये देख लीजिए, ऑपरेटर पर्यवेक्षक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक्स विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और सत्यापन डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में डैश के रूप में दिखाई देगा। किस चीज़ के रूप में दिखाई देगा? नामांकित नहीं के रूप में दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नामांकन एजेंसी डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। नवीनतम यूआरएल को डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्यूमिक यानी कि क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी, यानी कि इस विभाग का एक नोडल अधिकारी होता है, उसी का पोर्टल होता है। तो क्यूमिक यानी कि क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश और डैश हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2, ऑपरेटर पर्यवेक्षक। दोस्तों इस पूरे चैप्टर का जो है ये आपसे ही जुड़ा हुआ है और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटर पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब सुपरवाइजर होता है। पर्यवेक्षक हिंदी शब्द है और जो है ऑपरेटर पर्यवेक्षक हिंदी शब्द है और सुपरवाइजर अंग्रेजी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक्स से की जाती है जो कि उनके स्वयं के डैश समय पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, नामांकन के समय उपस्थित होती है। यहाँ पे दिया गया है डैश समय पर होती है, नामांकन समय पर होती है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक डैश या डैश नहीं है और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1 और 2। एक में क्या है? निलंबित ब्लैक लिस्टेड, यानी कि निलंबित या ब्लैक लिस्ट, या एक नंबर में हो गया निलंबित ब्लैक लिस्ट और दूसरा नंबर में है एसोसिएट ऑनबोर्डिंग। कहने का मतलब ये दोनों लिस्ट में तो इन दोनों का नाम नहीं है, ये सुनिश्चित करता है। इसका हो गया 1 नंबर और 2 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटर पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं, ये फॉल्स है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, झूठ। 2 नंबर आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक लिस्ट ऑपरेटर पर्यवेक्षक को ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, वो ब्लैक लिस्ट है। जब तक ब्लैक लिस्ट से वो हटेगा नहीं तब तक वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा झूठ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है?
ये दोस्तों चैप्टर हमारा आगे आ चुका है। अब हमारा चैप्टर चालू हो चुका है आधार अद्यतन नामांकन यानी कि चैप्टर नंबर 4। और इसमें नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये नामांकन यहीं से शुरू हुआ है। चौथा नंबर अब चैप्टर यहीं शुरू हुआ है। तो चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आधार बनाने की प्रतीक्षा समय क्या है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 90 दिनों का समय। 90 दिन तक जो है इसका प्रतीक्षा समय आप देख पा रहे हो 90 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। इसका आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या है, दस्तावेज आधारित, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया के आधारित और आधारित बाल नामांकन। तो कहने का मतलब दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन, इन सभी स्तर पर आधार नामांकन किया जा सकता है। ये आधार के भिन्न भिन्न प्रकार है बनाने के। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन के यहाँ पे पढ़िए, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है। कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है दोस्तों, करप्शन, यहाँ पे देखिए आधार इनरोलमेंट एंड करप्शन फॉर्म, ये होगा करेक्शन फॉर्म यानी कि आधार नामांकन एवं सुधार फॉर्म। यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे हैं 1 नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बदलते हैं। विभिन्न आधार यानी कि विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बदलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉल्स, ये गलत है। इस क्वेश्चन ही कुछ अल्टर टाइप का है तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, 2 नंबर उसका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। नहीं, ये भी गलत है दोस्तों, इसका भी आंसर गलत होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 नंबर होगा, इसका झूठ है आंसर। आधार बनने में कम से कम जो है प्रतीक्षा समय आपके घर तक आने का 3 महीने है और बनने में कम से कम दोस्तों 1 महीने से 2 महीने लगते हैं। ये वैसे आजकल 14 से 15 दिन में दोस्तों बन जाता है आधार नंबर, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। तो वैसे ये फॉल्स है, हम उतना माथा नहीं लगाएंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती डैश है। तो क्या दी जाती है, ये दी जाती है EID, नामांकन ID, ये इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है जो कराता है। तो 1 नंबर दिया गया है इनरोलमेंट ID। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन ऊपर मैंने आपको बताया कि आधार नामांकन 3-4 प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के बीच कौन सा आधार लेने के पात्र हैं। तो इसका दोस्तों इसका हो जाएगा कौन सा पात्र है, तो कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिन से अधिक अवधि में रह रहा हो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ भी है कि कोई भी व्यक्ति जो आधार बनवाना चाहता है वो कम से कम भारतवर्ष में यानी कि भारत देश में कम से कम 182 दिन से अधिक रह रहा हो, तभी जाकर वो आधार बनवा सकता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, 187 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार इनरोलमेंट पात्र है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य, हाँ पात्र है वो, क्योंकि 182 दिन से वो अधिक हो चुका है, इसलिए वो आधार नामांकन करवा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्षों से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गलत, क्योंकि वो पिछले 1 वर्षों से विदेश में रह रहा है, वो यहाँ कम से कम 182 दिन रहेगा तो उसके बाद ही वो पात्र के लायक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, नहीं, इसका नामांकन नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार नंबर समाप्त होने के मामलों में निवासी को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये सत्य है दोस्तों। कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल चीज़ है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है जिनसे आधार को दोबारा से आपको इनरोलमेंट कराना पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर में है, निवासी अपनी POI यानी कि आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ
अनिवार्य, POA अनिवार्य और POR वैकल्पिक वस्तु प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है। तो अभी हम ऊपर में क्वेश्चन पढ़े थे दस्तावेज आधारित नामांकन पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कि दस्तावेज आधारित जो है नामांकन करने पर इस सभी का जरूरत पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज परिचयकर्ता आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है। परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार संख्या, परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, परिचयकर्ता की शैक्षणिक योग्यता, परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार संख्या और परिचयकर्ता का बायोमेट्रिक। तो इसका मतलब 1, 2 और 5। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा आंसर है। 3 नंबर। 3 नंबर में आप ध्यान से देख लीजिए, 1, 2, 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि परिचयकर्ता का सिर्फ 3 चीज लगता है, उसका नाम, उसका आधार संख्या और बायोमेट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है। कौन बन सकता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, 2 और 3। 2 और 3 में क्या है? को का है रजिस्ट्रार के कर्मचारी, चुने गए स्थानीय निकाय के सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्य, ये और ये है यानी कि प्रभावक जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, NGO के प्रतिनिधि, ये पूरे हो सकते हैं। 2 और 3 दोनों हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? नो, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि वो परिचयकर्ता नहीं बन सकता। वो ऑपरेटर सुपरवाइजर का वर्क कर रहा है और वो अपना ही काम करेगा, वो परिचयकर्ता नहीं बन सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? तो इसमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 है, एक स्वस्थ कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल नामांकन के पात्र हैं?